धरना देना एक मौलिक अधिकार है, धरना देना चाहिए, धरने के अंदर अपने विषय को उठाना चाहिए। मैं तो उनको एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि आपने खूब धरने दिए होंगे, उन धरनों का एक रिपोर्ट कार्ड भी आपको जनता के बीच में पेश करना चाहिए कि पिछले पूर्व में किए गए धरने, जिस किसी भी धरने में आप जाते हैं वहाँ से ताली बजा करके तो निकल जाते हैं, लेकिन उनका भी एक रिपोर्ट कार्ड आपको जनता के बीच में पेश करना चाहिए, पीछे वाले धरनों के अंदर क्या क्या नतीजे निकले। तो हर जगह ताली बजा करके निकलना ही आपका दायित्व नहीं है। आपको जनता के लिए यदि झगड़ा करना है, जनता के लिए यदि उनके मुद्दों को उठाना है, तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि आपको उसकी तय तक भी जाना चाहिए। सिर्फ मीडिया के सामने 15 मिनट के लिए आकर के और इस तरीके की बातें करना मेरे को नहीं लगता है कि बहुत लंबी राजनीति का विषय है। देखिए, जब चाय पे बुलाने की जरूरत थी, जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान को जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा संसाधन दिए गए थे, उस समय में चाय पे बुला करके बात करने की, चर्चा करने का विषय था, चर्चा करने की आवश्यकता भी थी। लेकिन तब तिथियों पर तिथियां तय करने के बाद में भी वो निरंतर भागते रहे। चाय पे बुलाने के बजाय कहीं और मुझे भेजने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकामयाब हुए। उसकी खिसियाट अभी भी शायद बाकी है। ना पिस्तौला बताए डराउन रो प्रयास मैंने कहे कि साहब लाठी रे जोर माथे मैं करसा तो मैं लाठी ठोको पेल म्याड़े ठोको। कलेक्ट्रेट रे मीना आपरी और ये मजदूरारी बात ना सरकार तक पुगाउन रे वास्ते 1 लीटर पेट्रोल री उपयोग जरूरत क्या पड़ी। ए परिवार वो है जिका 1994 रे मीना आपरी 6 बीघा जमीन 3000 मीना ये कंपनी ने दी, गारंटी दे गया था कि साहब रोजगार दे सकते और एडी सुख सुविधा कर सा। बात छोड़ो, हकीकत स्थिति है कि ये थरा लोगों की उम्र 20-20 साल का, 25 दिन 30 दिन महीनों पर हूं धरने मत बैठो, मारी हालत खराब हो। एक रात कोई सुए हो तो आजम तो कर ले, ठा पड़ जाए कि स्थिति। शासन प्रशासन आप पे जितना भी ये लोग बैठा है, जिम्मेदार लोग है, उन्होंने आप एशिया में बेसारा नारू थोड़े मिले, उस मरक मरे पड़े। तो 36 कोमरा लोग आकली थुम्बली गिरल ईर में ना 36 कोमरा लोग रहे और बलराम जी जहां कई बात ना कोई धड़ी थोड़ी, कोई सुनवाई कौन की कर तो प्रशासन क्यों ते प्रोटेक्ट करो के ना ए लोग अपना को आने दिया होता। बलराम जी ए लोग अपना थाना माना 2.5 साल पचा वोट दे सेगा वो दे से अब नुकसान केरो करा, यहाँ रो करा था खुद रो करा। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना कलेक्ट्रेट रे मीना आपरी और ये मजदूरारी बात ना सरकार तक पुगाउन रे वास्ते 1 लीटर पेट्रोल री उपयोग जरूरत क्या पड़ी। आज ए नौबत क्या आई, जिम्मेदार कौन मुकदर्शक हुए बैठो है। ए मांगता की था, माइंस तो आप पट्टे कराउंड को नहीं कहता, ना पिस्तौला बताए डराउन रो प्रयास प्रशासन मुकदर्शक बैठो है। मैंने कहे कि साहब लाठी रे जोर माथे मैं करसा तो मैं लाठी ठोको पेल म्याड़े ठोको। यहाँ कोनी साहब वहां कर ले करो भैया। आम गरीब आदमी ना मजदूर आदमी ना की जीवन रो हक कोनी। 2.5 साल 2.5 महीना हुआ, 30 साल भुगते पड़े। की गुनाह करेंगे? नॉट ए सिंगल मैन, नॉट ए सिंगल कोई कर्मचारी वो आए करे ये बात ना पीड़ा ना रड़ करता गया, पाला आया। देखो मेल हम ही ना कोई सत्ता प्रशासन शासन की कोई चीज हो सके, मजूर हम की लेता। शब्द काम ले वो कम पड़ते हैं। और पंडित नेहरू के पीरियड के एक दिन अधिक कर लिया, लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापन आ रहे हैं, पूरी सरकारें लगे, देश भर की लग गई है। मोदी जी की उपलब्धि है क्या? इस नेहरू को आपने तो क्या क्या उनको बदनाम करने के लिए कितने षड्यंत्र किया आपने। नेहरू के बाद में आप इस तरह की बातें कर रहे हो, ये शोभा देती है। आपने 12 साल तक नेहरू जी को कहाँ दिखाया? राहुल गांधी जी के बारे में कितने अटैक किए पूरा देश जानता है। और मैंने रामलीला मैदान में कहा था जब राहुल गांधी आए थे 10 साल पहले, तब मैंने कहा था कि ये देखना एक दिन वक्त आएगा
जब राहुल गांधी ने जो बातें बोलते हैं, जो ये आलोचना करते हैं, इन सब के मुंह पे ताले लग जाएंगे। ये बात मैंने जयपुर के रामलीला मैदान में कही थी, रिकॉर्ड में होगी उस वक्त, 10-12 साल पहले कही थी मैंने। आप सोच सकते हो कि मुझे मालूम था कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये कितना शानदार इंसान है, घोर ईमानदार है, निष्ठावान है, समर्पित है देश के लिए, देशवासियों के लिए और गरीबों के लिए। सोशल सिक्योरिटी के जैन के अंदर है, इसलिए इन्होंने जो एक एजेंडा दिया है SC ST OBC का, माइनॉरिटी का, ये सोच समझ के दिया है। इसलिए मेरा मानना है कि उस व्यक्तित्व को समझने में पूरा देश को जब यात्रा करी तब समझ में आ गई थी। अब जो धीरे धीरे सबको समझ में आ गई, फिर भी लोग कई तरह चर्चा करना उनका स्वभाव के अंदर, उसके लिए हमारा विरोध। बारिश के बाद तो होगा सर क्या? बारिश की तो सरकार के चुनाव आ जाएंगे। हाँ, कोई चुनाव आ जाएंगे। चुनाव आ जाएंगे। NIT फ्लोट हो रही है, बरसात में तो निर्माण शुरू हो नहीं सकता, ये तो आपको भी अच्छी तरह से पता है। अगर होता हो तो बता दो, मैं तो शुरू करवा दूंगा। सर 3 उपलब्धियां बता दी मैंने। पिछले 2 साल में पाली जिले में मलेरिया और डेंगू के सबसे कम केस। सरकार बताती नहीं है सर। डेंगू आप बता दो। डेंगू बताती नहीं है उन्हें। आप बता दो तो। अरे बताने को मानते ही नहीं है ना। अरे बताओ तो सही, फला जगह डेंगू आ भाई। इसमें सरकार हॉस्पिटल में रिपोर्ट ही नहीं मानती है। देखो, हर बात कहना बहुत आसान है। कह रहे हैं आप एक भी मामला ऐसा बता दीजिए। सैकड़ों मामले आए हैं। नहीं, ये तो बताइए ना। लेकिन आप क्लियर नहीं करते हैं ना उसमें। अरे आपने पहली ये गलत कर रहे हैं। 2 साल में मैं इतनी बार आया, किसने कहा क्या? डेंगू को आज तक चिकन पॉक्स और इसको लेकर के आज तक क्लियर कर दिया उसने। चिकन पॉक्स ही अलग चीज है। दोनों को मानते ही नहीं है वो। सरकार में पॉजिटिव बताता ही नहीं है और प्राइवेट लैब बता देती है कि इसको ये इलाज हो रहा है। क्योंकि उनको देखिए, चिकन अधिकारियों का मंत्री जी का है कि हमारे को ऊपर से आदेश है कि आप यहाँ पर डेंगू नहीं बताएंगे। क्या बात कर रहे हो आप? किसने कह दिया? बिल्कुल अधिकारियों ने ये वर्ड है। लाइए बताइए किसको? आप तो अब बरसात का मौसम आ रहा है, सुन लीजिए मेरी बात। मैंने सुना है। अरे सुन लीजिए मेरी बात। अब बरसात का मौसम आ रहा है ना, आपके पास एक भी प्रकरण आए, फोन कीजिए, मैं तुरंत आऊंगा। सीएमएचओ को बुला के बात कर लो यहाँ पर। क्या बात कर रहे हो आप? किसको? सीएमएचओ को। अरे मैं तो हर बार करता हूँ जी। सत्ता में बैठ करके आश्वासन देना आसान है, जनता भुगतती है, मरती है। आप एक भी प्रकरण बता दीजिए। आरोप तो मैं भी आप पे लगा सकता हूँ। आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप को प्रमाणित करना सबसे मुश्किल है। उन्होंने कहा हम डेंगू। किसने? क्या बात कर रहे हो? कितनी मृत्यु हुई किसमें? बरसात के मौसम में मलेरिया और डेंगू आज से? तक बताता ही नहीं है। अरे आपके पास तो होगा आंकड़ा। कौन करता है? अरे आपके पास तो आंकड़ा होगा। नाम गाँव पता बता दिया, आपके साथ चलता हूँ मैं। करोगे कार्रवाई? हाँ। चलो आने दो डेंगू को। अरे पिछला रिकॉर्ड लाओ ना। बताऊंगा आपको प्रश्न। आप पिछला रिकॉर्ड लाओ। पिछला नहीं, फला गाँव में फला व्यक्ति की आपको ताजा डेंगू से मृत्यु हो गई। अभी चलते हैं, मैं ताजा दूंगा आपको रिपोर्ट। अरे क्या ताजा दोगे? तुम आप लोगों की नकारात्मकता है तो इस पानी को खराब कर रही है। दिखाता हूँ यहाँ करके। ये आपकी नकारात्मकता है, खत्म कर रही है इस पानी को। मीडिया में यही चैनल मत बोलो मेरे से। अरे क्या बोलोगे? आप वहाँ से कैसे? जब आपको नकारात्मकता फैलानी है तो बोलोगे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आपको चुनौती दे रहा हूँ। आपके पास हो तो नाम गाँव बताइए, अभी चलते हैं। बोलिए। मना करता है। मैं मेरा कार्यक्रम निरस्त करके यहाँ रहता हूँ, अभी चलता हूँ आपके सामने। पाली के अंदर आप एक नाम बताइए यार, बिना मतलब की बात करते हो। पाली सुनो मेरी बात। अरे मेरा सब सुना हुआ है, 2 साल में मेरा सब सुना हुआ है पाली में। मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ ना। आप समस्या क्रिएट करते हो और फिर बिना मतलब की बात करते हो। मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो कोई चीज बोले। मैंने तो सब सुनी हुई है। क्या सुनी हुई? मैं एक को पहचान गया पाली में। तभी तो यहाँ सकारात्मक लोग बहुत कम है, नकारात्मक लोग ज्यादा है। हूँ कि सौभाग्य है कि ऐसा प्रधान सेवक उनको मिला है जो कभी आराम नहीं करता, कभी छुट्टी नहीं लेता। मोदी जी कैसे इतना काम कर सकते हैं, कैसे किया है उन्होंने, ये सचमुच में एक केस स्टडी है जो कि सिर्फ भारत ही नहीं है, मुझे लगता है पूरे विश्व में लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि कैसे ऐसे प्रधानमंत्री जो कि बिल्कुल एक आम आदमी थे, उन्होंने कमान संभाली देश की और देश की सेवा की और सचमुच में जो
चेंज आया है हमारे देश में वो देखने लायक है। मैं यहाँ पो रहा हूँ बढ़िया 2004 में ना 6 को ही तो उद्घाटन हो गया। हाल तक मैं आडा उड़ाऊं पड़िया कि माटी कोई न कोई आए ये जगह रिफाइनरी उद्घाटन करे, ए तरह लोगों ने कहीं रोजगार मिले, कहीं न कहीं भलो हुए, थोड़ो डेवलपमेंट हुए, पर माना तो हाल तक दिखियो को नहीं। ये चीज रो जवाब थाना मिला तो थे मन ही बताया जरूर, क्या कि लारले 2004 में ना रुका फीता ही कटे पड़िया। आज रे तारीख रे मीना माना कही जाए कि साहब पेट्रोकेमिकल और आसपास पेट्रो जो प्रोडक्ट्स है वो इतनी मोटी फैक्ट्रियां लाग से इतो रोजगार मिल से थाना ठाई को नहीं। और हकीकत में ना आज रे तारीख माना ठाई कौन पड़े तो की हुए की तो प्रदेश रे हालात जेड़ा आप लोग और जनता देख रही उवे तरीके में मैं ही देख रहा। आज रे तारीख रे मीना तमाम घटना घट रही है, पर अबार तक कोई केरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय नहीं हो पा रही है। काफी विकट परिस्थितियां में जो है प्रदेश और देश निकल रही है। मैं तो जनता रे बीच में जाऊं वालो आदमी हूं और तमाम जितना भी वरिष्ठ जन है, चाहे वो कोई भी दल में ना क्या नहीं है, सभा में ना मेल मुलाकात होनी भी चाहिए और सौहार्द रहे बेड़ो हमेशा तमाम चीजा ना बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपा सब उमर अनुभव में ना सीखने की जरूरत है। और हमेशा मैं प्रयास करा कि उमर सब अनुभव में ना मैं कहीं ना कहीं सीख। जनता ना लेर मार सॉफ्ट नेचर है, जनता जो आदेश रहे है वो अनुसार कर। हाँ आज तक जो भी चीज जो भी कदम उठाया है जनता रे आदेश अनुसार उठाया है। भविष्य में भी जो चीजें जनता जो आदेश कर है वो अनुसार कर। देखो वो उम्र व्यक्तिगत चीजें हैं, कई बार एक घर रे मीना भी ठीक कर बाजता रहे, पर उम्र ना तो तमाम चीजें ना घर तक ही राखी जाए तो ठीक है। कोटा में राहुल गांधी का आगमन कांग्रेस में बड़े नेताओं में चापलूसी की होड़ लगी हुई है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, हास्यास्पद लगता है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ये बयान कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के आगमन पर संवैधानिक पद पर बैठे कोटा के सांसद श्रीमान ओम बिरला जी कोचिंग सेंटरों को धमकी दे रहे हैं। विद्यार्थी नहीं आए इसके लिए ये कह रहे हैं कि अगर विद्यार्थी आए तो ठीक नहीं। उनके पास क्या प्रमाण है? ओम बिरला जी ने किसको धमकी दी? क्या किसी ने उनको लिखित में शिकायत की या वैसे शिकायत की? एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर इस प्रकार के ओछे आरोप लगाना ये ओछी मानसिकता है। उनका ये बयान कि राहुल गांधी का स्वागत करना चाहिए। आज लोकसभा का अध्यक्ष संवैधानिक तौर पर हिंदुस्तान का 3रा संवैधानिक पद वो एक मान्य सांसद और प्रतिपक्ष के नेता का स्वागत करे, कहां बाध्यकारी है? ये कौन सी पुस्तक में लिखा है? ये कौन से प्रोसीजर में लिखा है? ये कौन सी हमारी संसदीय परंपरा रही है? गहलोत साहब बस अब गुमनामी के अंधेरे में है और उनको पता है सचिन पायलट को जब जब कांग्रेस तरजीह देती है, गहलोत साहब इस प्रकार के बयान देकर अपने खोए हुए जन आधार और आलाकमान की नजरों में खोई हुई प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं गहलोत साहब जैसे संजीदा नेता से यह मैं कतई उम्मीद नहीं करता था कि वो इस प्रकार का बेबुनियाद बयान देकर खुद ही अपने आप खुद ही कटघरे में खड़े होने का काम करेंगे। ये दुर्भाग्यजनक है। स्पीकर साहब के एरिया में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहिए। जो उनके हाउस के जहां वो स्पीकर है उस हाउस का नेता प्रतिपक्ष आ रहा है तो स्वागत करने की बात तो कहीं गई। ऐसा मैसेज दे दिया कि ओम बिरला के खिलाफ है, कोई नहीं जाए वहां पर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये नौबत क्यों बनी? किसके इशारे पे आप ये शुरुआत वहीं से हो रही है देश की? राहुल गांधी जी के अभियान की शुरुआत कोटा से राजस्थान से हो रही है। वो ट्रेन से आ रहे हैं और आप कह रहे हो कोचिंग संस्थाओं को उनको धमके दे रहे हो कि आपके तो कई कमी है आपके इंस्टीट्यूशन में और नतीजे भुगतने को तैयार हो। अगर ये स्थिति बनती है स्पीकर खुद के लोकसभा क्षेत्र में तो पूरे मुल्क में क्या संदेश जाएगा? डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो ये मामला जो है, कल मैंने ट्वीट भी किया इसके लिए, वो एक्स किया था कि ये शोभा नहीं देता है स्पीकर को
कि आप इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि लोग भय दिमाग में बैठ जाए, पता नहीं क्या होगा हमारी संस्थाओं का। तो ये अच्छी बात नहीं है। अब मदन जी राठौड़ साहब कह रहे हैं ये श्री गणेश पेपर लीक वाला तो केरल से हुआ है, तो हम कब कह रहे हैं चोमू से हुआ है? हम भी यही कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी पूरे देश में पेपर लीक कर रहे हैं, और राजस्थान के अंदर भी कोई अछूता नहीं है, यहां तक पेपर आ रहे हैं। लोग जो मेहनत कश युवा हैं उनके सपने लूटे जा रहे हैं, उनके साथ जो मेहनत बर्बाद हो रही है। हम भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे थे माफियाओं को नाश्ते में खाऊंगा, एक मंत्री जी कह रहे थे। अब मंत्री तो हैं बट नाश्ते में क्या खा रहे हैं वो तो वो जाने। यही राजेंद्र जी राठौड़ राजस्थान की विधानसभा में चिल्ला के ये हो गया, उसको अंदर करा देंगे, उसको अंदर करा देंगे। किस किस को अंदर कराया बताओ तो सही। पेपर लीक में कितने लोगों को कराया? सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, मुझे कहा था कि एक बार बाहर बैठिए, मुझे मुख्यमंत्री से अलग बात करनी है। और 15 मिनट बाद में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी निकले तो मुझे कहा इसको क्यों लाए थे मेरे पास? मैंने कहा क्या हो गया? बोले पैरों में बैठ गया कि मेरे से मुकदमे हटा दीजिए, मेरे ऊपर मुकदमे हटा दीजिए। और वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पढ़ करके रोने लग गया था कि मेरे से मुकदमा उठा लो, वो आदमी आज हम पे अंगुलियां उठा रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उसको। किसी को इतना मत छेड़ो कि तुम्हारा बुलावा खराब हो जाए, इतना मत छेड़ो। वो हनुमान बेनीवाल को एक दिन चैलेंज किया था, 10 मिनट में ब्याह हो गई, किरोड़ी जी 10 मिनट में ब्याह हो गई। क्या बात कर रहे हो? किसको चैलेंज कर रहे हो आप 4 साल से ये राग अल्पा रहे हो, वो कांग्रेस का आदमी चोर, वो कांग्रेस का चोर। समय आ गया तुम्हारा उत्तर भी का, मेरी बारी, अब तो जांच तुम्हारी होनी चाहिए। हमारी किस बात की जांच करा रहे हो? ये 2.5 साल जांचें करा लेते, पकोड़े तक तल के खा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, सरकार में बैठे हो। और थोड़ी बहुत भी नैतिकता है ना तो किरोड़ी लाल जी क्यों इस्तीफा करो, दोनों सरकार से हाथ पता लग जाएगा आपका। ऐसे नहीं होता, किसी के बच्चों पे हाथ डाल दो, किसी के बच्चों को बदनाम कर दो और कहता मेरे को 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। आप दूसरों पे आरोप लगाते हो तब तो आप मस्त हाथी की तरह सोते हो, और खुद में जब आंच आती है तो आपको नींद नहीं आती है। ये दोहरा चरित्र कब तक चलेगा मैं पूछना चाहता हूं। सवाल ही नहीं है, ऐसे वो नहीं चलता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था विधानसभा में कि गोविंद डोटासरा कच्चा घोड़ा नहीं है कि खा जाओगे। मैं राजनीति सोच से करता हूं और मैं भी उस खानदान से आता हूं जहां डरने का नाम नहीं है। उस पार्टी से आता हूं जहां राहुल गांधी डरो नहीं का स्लोगन देते हैं। इसलिए अभी प्रताप जी ने कहा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कहता हूं हमारे तमाम नेताओं को इनके भ्रष्टाचार के ऊपर बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलते भ्रष्टाचार के ऊपर? एक बीजेपी के मंत्री ने, किरोड़ी लाल मीणा मंत्री के पक्ष में अगर कोई बयान दिया हो तो मुझे बता दो। एक मंत्री ने। क्या है ये? सब जानते कौन कितना पानी में है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप ही राजा हरिश्चंद्र हो। सबके जमीर है, सबके परिवार है, सबके इज्जत है, सबके आबरू है। अगर दूसरे के ऊपर आप नाजायज झूठे लांछन लगाओगे तो खुद के ऊपर लगे हुए सच्चे आरोपों का जवाब भी आपको जनता के साथ देना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से इस मंच से आग्रह करना चाहता हूं कि जो किरोड़ी जी ने आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे, मेरे संबंधियों में, आपको पूरा अधिकार है उसकी जांच आप करा लीजिए। लेकिन इस बीज और खाद के घोटाले में ये पैसा कहां कहां से उठा, कहां कहां तक गया और किस किस को बटा,
ये भी जांच मुख्यमंत्री जी नैतिकता थोड़ी बहुत है तो करा लीजिए, कराओ जांच, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। और सुनना किरोड़ी जी, आप तो कुछ टाइम तक किस पार्टी में रहोगे, कहां रहोगे मुझे पता नहीं है। गोविंद डोटासरा कांग्रेस का सिपाही और कार्यकर्ता बन करके इस तुम्हारी निकम्मी बीजेपी की सरकार को राजस्थान से नेस्तनाबूद कर देगा। वो जूली जी योग के बारे में क्या जानते हैं? वैसे जूली जी यदि चाहें तो मेरे पास आ जाए, मैं उनको योग सिखा सकता हूँ। और वैसे योग देखिए, उसमें उल्टा सीधा भी होना पड़ता है। कभी शीर्षासन होता है जिसमें सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं, बहुत कठिन है। जूली साहब शीर्षासन भी नहीं जानते। कभी कई प्रकार के मयूरासन होता है। मयूरासन में हाथों के बल पर ही पूरे, केवल इन पंजों के बल पर ही पूरे शरीर को रखना पड़ता है। योग के बारे में वो नहीं जानते। योग देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के योग होते हैं और पूरा दुनिया के 180 देश कर रहे हैं। अब जूली साहब कोई बाहर हैं तो अलग बात है। और योग से कोई भारतीय जनता पार्टी का भला हो, केवल यह नहीं है। योग जो करता है उसका भला है। जो व्यक्ति योग करता है वो स्वस्थ रहेगा। और हमारी सरकार का तो भला इतना है कि चिकित्सा के लिए ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा सरकारों को। तो सरकार का पैसा बचेगा तो हमारा फायदा केवल ये है। बाकी तो योग जो करता है उसको फायदा है। और योग से विरोध करना तो ठीक नहीं है। अब एक आदत पड़ी हुई है। जूली साहब आजकल पता नहीं क्या हो गया, वो भी उसी तर्ज पे चलने लगे। डोटासरा जी वाली लाइन पकड़ रहे हैं, गहलोत साहब वाली लाइन पकड़ रहे हैं। उनको अपना खुद का विवेक रखना चाहिए। देखिए कि आज जब दुनिया के कई देश इसको महत्व दे रहे हैं योग को, तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं? दूसरा, इस पे क्या भाजपाईकरण हो रहा है? तो प्राचीन काल से हमारी संस्कृति में महान ऐसे योग के ज्ञाता हुए हैं जिन्होंने कई व्याधियों को मिटाने के लिए योग दिया है। अभी अभी तो प्रचारित हुए हैं ज़्यादा ये बाबा रामदेव जी और कई ऐसे योग के और जानकार लोग जिन्होंने इसको प्रचारित किया है, दुनिया में प्रचारित किया है। मैं सोचता हूँ कि जूली साहब को ऐसे मौके पर विरोध नहीं करना चाहिए। अभी इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके तमाम परिजन एक बहुत बड़े जमीन के मामले में उनका नाम सामने आया है। अब सवाल ये उठता है, जब नैतिकता की बात आती है, जब करप्शन की बात आती है या अपने पद का दुरुपयोग की बात आती है, तो भाजपा के दोहरे मापदंड क्यों हैं? दोहरे मापदंड हैं। अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि जो इतना बड़ा खुलासा किया है, जो अखबार में हमने देखा कल, उससे पूरे देश में चर्चा बन गई है कि जो पदों पर बैठेंगे और जो भाजपा बोलती थी, प्रधानमंत्री बोलते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब ठीक उसके उल्टा पद पर आसीन होने के बाद जो आरोप लगे हैं, अगर उसका स्पष्टीकरण आता है तो हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डबल स्पीक है, जो दोहरी लैंग्वेज है, कि मापदंड अपने लिए कुछ और, औरों के लिए कुछ और, ये मैं समझता हूँ बड़ा गलत है। और पूरे प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है कि इसमें हकीकत क्या है। अगर ये मसला गलत है या इसमें कोई षड्यंत्र है, उसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन जो तथ्यों के आधार पर प्रकाशित हुआ है, उसका मुझे लगता है कि पूरे देश में ये अब लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज का दुरुपयोग कर कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना चाहती है। कांग्रेस के कोई नेता हों, या तो दबाव में वो भाजपा ज्वाइन कर लें, या उनके ऊपर फिर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पूरे ताबड़तोड़ हमले हो जाते हैं, उनका चरित्र हनन होता है मीडिया के अंदर, और उनके जो पद पे लोग बैठे हैं, और ये पहला प्रकरण नहीं है, ऐसे बहुत प्रकरण हुए हैं, उस पर कोई जवाब नहीं। अभी तक किसी भाजपा के नेता का कोई जवाब नहीं आया, कोई खंडन नहीं आया। तो ये जो है, इस देश में जो हालात पैदा हो गए हैं वो जनता के सामने हैं, और मुझे लगता है कि ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं है।
अगर पद पे कोई व्यक्ति बैठा है, शपथ ले रखी है संविधान की, तो उसके नियम कायदे के आधार पर उनको काम करना चाहिए। और इतना बड़ा अगर खुलासा हुआ है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और पता पड़ना चाहिए कि इसमें कितना मिसयूज हुआ है, कहाँ गड़बड़ी पाई गई है। ये बड़ा प्रकरण है, मुझे लगता है इस पे जवाब भाजपा की तरफ से आना चाहिए। ये अगर बीएसपी बोल रही है तो हम समझ सकते हैं। पहली बात, किसी भी धार्मिक संस्था, धार्मिक स्थान या धार्मिक मुद्दे पर अगर कोई व्यक्ति और या कोई और अन्य इस प्रकार की गड़बड़ी होती है तो बहुत दुखद है। और जो इतना प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है उस पर अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये चौतरफा इस पर आरोप लगे हैं कि करोड़ों रुपए का इसमें गबन हुआ है, हेराफेरी की गई है, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इस पर भी सरकार को निसंकोच होकर जांच बिठानी चाहिए। जो लोग आरोपी, किसी के भी वो हमदर्द हो सकते हैं, सत्ता के विपक्ष के, लेकिन अगर भगवान के नाम पर आप वोट लेने में नहीं संकोच करते हो तो जो उनके नाम पर चोरी हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है, ऐसे आरोप लगे हैं, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए। अभी तक कोई जांच घटित नहीं करी, ना तो प्रदेश सरकार ने करी, ना केंद्र सरकार ने करी। तो लगातार ऐसे मसले उठ रहे हैं। और जैसा मैं पहले कई बार कह चुका हूं, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसका एक ही फोकस है, एक ही एजेंडा है कि किसी प्रकार एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट इस देश में लाया जाए। 400 पार की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी चुनाव से पहले 2024 में, 240 सीट आई। अब 240 सीट से सरकार चल सकती है, लेकिन वो संविधान में जो परिवर्तन करना चाहते हैं, जो एक गैर कानूनी इलीगल परिसीमन करना चाहते हैं, उसके लिए संख्या बल चाहिए, 2/3 का बहुमत, वो एन कैन पिकेंट हासिल कर रहे हैं। उसमें चाहे वो शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों के सांसदों को इधर उधर लाकर वो अपना बहुमत साबित कर ऐसा लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर परिसीमन को लागू करना और अपने इच्छानुसार लागू करना। अभी जनगणना नहीं हुई है, जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनता है, उस आयोग की सिफारिश के बाद परिसीमन होता है। ये सरकार उल्टा कर रही है। ये महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन लागू कराकर अपना राजनीतिक हित साधना चाहती है। और ये पूरा देश जानता है कि जब आपके पास मैंडेट नहीं है, बहुमत नहीं है, तो किस जुगाड़ से और किस खुलेआम तरीके से, नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आप सांसदों को अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं। पूरा देश इस बात को देख रहा है और बहुत दुख है, लेकिन विपक्ष इसका सामना करेगा, पूरी ताकत से करेगा। तो ये जेजेएम फेल हो चुकी, कृपा कर इस जेजेएम को एक बार सब बैठकर डिपार्टमेंटली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, जनप्रतिनिधि और जो कंज्यूमर है बैठकर व्यवहारिक तौर के ऊपर हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते, क्योंकि सोर्स का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं। जब बैठेंगे तो अपन कई तरह की आपस में सलाह मशवरा करता रहे, उस दिशा में जाएंगे। मोहनगढ़ बाड़मेर पाइपलाइन है, उसके माध्यम से तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। आईजीएमपी जोधपुर के अंदर जो बाद में आपका जो अपना पुराना वाला जिला दवा समझे, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए थे और वो स्कीम सैंक्शन हो गई। तो इसकी पैरेलल डेडिकेटेड बाड़मेर जिले के लिए जब तक हम लोग सोर्स के लिए पाइपलाइन आज बात करेंगे, 10 साल 20 साल बाद, 5 साल बाद प्रयास करेंगे, उस हिसाब से कम सोर्स तो इंश्योर है। तो ये आप करोगे औपचारिकता होने के बाद हम छोटे मोटे कुछ कमियां निकालेंगे, पर जड़ से इस समस्या का समाधान हम नहीं कर पा रहे। नहीं तो क्वांटिटी में कर पा रहे हैं, नहीं उनके हैबिटेशन तक हम पानी पहुंचा सकते हैं, पानी क्वालिटी हम बस नहीं पा रहे। ये तीनों के संदर्भ में जो हकीकत तो अपन सबको पता है। इस बैठक में औपचारिकताएं हम लोग करेंगे, मैं चला जाऊंगा। अभी लंच की भी व्यवस्था थी, लंच भी खाया थी, क्योंकि मेरे यहाँ तो एक अच्छा डिनर। तो मतलब ये चीज जो दर्द है, तकलीफ है, आप यहाँ सब जानते हो पीएचडी डिपार्टमेंट, उसके बावजूद भी कहीं भी इसकी हम लोग चर्चा करकर उस दिशा में नहीं जा रहे। कैसे करकर हमारी जिम्मेवारी नहीं हुई, उस दिशा में हम लोग डाइवर्ट कर ये फेल हो चुकी है। और फेल होने के लिए सबसे पहले सोर्स का प्रावधान अपन ने बिल्कुल गलत किया, सर्वे डिजास्टर भी गलत किया, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो गलतियां कमियां हुई वो अलग बात है। आज के समय में भी हम लोग तो डाइवर्जन के प्रावधान में नियमों में परिवर्तन हुआ,
उससे कुछ रिपेयर करने की कोशिश करें, या एडिशनल बीटीसी सैंक्शन करने के अपने नियमों में परिवर्तन होगा, पर इससे हम लोगों की समस्या का समाधान बाड़मेर जिले के नहीं हो सकता। ये कड़वी सच्चाई सबसे पहले स्वीकार करें, फिर इस दिशा में अपन डीपे कदम कर आगे बढ़ें। कई अधिकारी थे, कईयों ने वीआरएस ले ली, कई रिटायर्ड हो गई, कईयों की पोस्टिंग हो, नहीं हमारी पोस्टिंग हो सकती है, नहीं हमारे रिटायर्ड होने की इच्छा है, तो जवाब तो हमको लोगों के बीच में देना पड़ेगा। अगर इसमें मैंने कहीं भी गलत कोई फैक्ट, मुझे आप पर जो भी फैक्ट फिगर मैंने दिए, हमारे बीच में हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे बीच में हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे बीच में हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी। पानी का संकट जोधपुर के अंदर, उसकी मजाक उड़ा दी मंत्री जी ने खुद नहीं। मतलब जो हमने राजीव गांधी आए थे जोधपुर में, आपकी नई पीढ़ी को नहीं मालूम होगा, पुरानी पीढ़ी को मालूम है किस प्रकार से ये खड़े मलकानी जी इनको मालूम होगा किस प्रकार से स्टेडियम ग्राउंड में मीटिंग में मैंने अनाउंस करवाया था। पीछे पड़ के मैंने वो काम पूरा करवाया। कोई 100 बार मैं गया हूँ बॉर्डर पर, वहां से 200 किलोमीटर लाइन पे अब आ रही है पानी, नहर बन करके 6 जगह पंपिंग स्टेशन थे, और तीसरा फेरी मैंने अभी 14 करोड़ रुपए मंजूर किए है, बजाय इसके कि आप जो है आप वो कोई फॉरेन फंडिंग होने वाली थी, डेरी ओरिजिनल मैंने स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग से सैंक्शन कर दिया। वो काम सरकार बदल के पूरा नहीं करवा पा रहे। घर घर में तकलीफ हो रही पानी की, और ये मजाक उड़ा रहे पानी का भी, सप्लाई ढंग से हो नहीं पा रही इनसे। अरे हमने तो ट्रेन से पानी मंगाया जोधपुर के अंदर इमरजेंसी, इनको पता नहीं, मंत्री खुद को नहीं मालूम है। मनाई से मताने से पानी ट्रेन इमरजेंसी स्कीम बनी थी, पाइपलाइन रंसी गांव से पाइप बिछवाए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बड़े बड़े पाइप आए थे, जब जाके यहाँ पानी पहुंचा जोधपुर में, और पानी पिलाया जोधपुर को, ट्रेनों से पानी आया है। आज ये मजाक उड़ा रहे हैं, अच्छी बात नहीं। हम परेशान है, मुआवजे की तो चर्चा ही नहीं करती है सरकार, जबकि कभी भी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो मुख्यमंत्री जी तुरंत जो है कलेक्टर्स को निर्देश देते हैं कि तुरंत जो है गिरदावरी कराई जाए, किसानों को जितना भी जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करा के तुरंत भेजा जाए। तो ज्यादातर तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर होता है, उसमें नहीं होता है, सरकार अपनी तरफ से मदद करती है, आपदा रात को उससे पैसा देती है। तो वो तो कोई तैयारी नहीं है सरकार की, सरकार ने तो आंखें बंद कर रखी है जैसे कि कोई जिम्मेदारी नहीं हो। रोजाना जो है ओलावृष्टि हो रही है, रोजाना फसलें खराब हो रही है। किसी ने ट्वीट कर दिया कि राहुल गांधी ने अच्छा बोला, दूसरे दिन एपीओ हो रहा है, जांचें बैठ रही हैं, मारने पे उतारू हो जाते हैं। कौन सी राजनीति है ये, कौन सी शिक्षा है, सत्यानाश कर दिया है, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। उच्च शिक्षा के बारे में जिसको नॉलेज नहीं, उनको आप उच्च शिक्षा मंत्री बना रहे हो। जिसको शिक्षा के बारे में नॉलेज नहीं, जो शिक्षा के बारे में कोई सोच नहीं रखे, उनको आप शिक्षा मंत्री बना रहे हो। किसानों के साथ धोखा करे उसको कृषि मंत्री बना रहे हो, और जिसको किसी चीज का नॉलेज नहीं उसको मुख्यमंत्री बना रहे हो। बड़ा यार जोरदार मामला है ये। आरएसएस की आइडियोलॉजी तो बड़ी तकड़ी है साहब। शिक्षा के मंदिर हैं, जहां शिक्षा की बातें होनी चाहिए वहां शस्त्र पूजन करा रहे हो। आपको जरूरत क्या पड़ गई शस्त्रों की? जब देश की आजादी के लिए शस्त्र उठाने थे तब तो मुखबिरी करते थे, और जब आप शिक्षा लोगों को देकर के देश के विकास में आपके योगदान की आवश्यकता है तब आप शस्त्र पूजन कर रहे हो। पहला आदेश निकाला मुख्यमंत्री जी ने, ऊपर से पर्ची आई, कोई भी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में जा सकता है। वहां तक भी चलो कोई बात नहीं, कहीं जंगल में कहीं पार्क में मनाते थे, वहां तक भी चले गए, अपने घर में मनाते थे। अब तो भाई साहब स्कूलों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में मनाने लग गए। और इनका तकड़ा कमाल देखो, वोट इनको लेना नहीं, राज पूरा करना। वोट डायरेक्ट कोई आरएसएस का आदमी नहीं लेता है, और राज वही करता है। यहाँ में एक 3rd ग्रेड का टीचर है जो आरएसएस की, वो क्या 1, 2, 3 क्लास पास किया हुआ है, मैं तो जानता नहीं है क्लास सोपान क्या होते हैं पता नहीं। तो वो आदमी लेक्चरर प्रिंसिपल को ऐसे उड़ाता है, सिक्कर से बाट में चेप देता है। 3rd ग्रेड का आदमी भाई साहब का प्रिय है,
और भाई साहब का प्रिय होने के कारण से मंत्री कुछ करे ना करे वो चेप देता, किसी को कहीं भी चेप देता। 5 साल तक सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने मुख्यमंत्री बनाया नहीं। 5 साल तक रखा हो जिस व्यक्ति को, हिंदुस्तान में बहुत कम होता है, कई बार मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। तो मुझे तो सब कुछ मिला है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं खुद कुछ मांग नहीं करूं। जो कुछ पार्टी मुझे कहे जिम्मेदारी दे, चाहे वो जोधपुर की देवे, जालोर की देवे, राजस्थान की देवे, दिल्ली में कोई पद के बैठा है मुझे कोई पद देवे संगठन का, मैं कोई मांग नहीं करने वाला हूँ। जो हाईकमान चाहे मुझे, मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूँ देश का। आप अपने 5 साल के कार्य निकाल लीजिए और हमारे 2.5 साल के काम देख लीजिए। हमने जब 2 साल हुए थे तो विधानसभा में भी हमने हमारा प्रतिवेदन दिया था कि आपके 5 साल में जितने काम नहीं हुए, जितने 2 साल के अंदर किए, और 2.5 साल में भी देख लीजिए हमारे कितने काम हुए हैं। मैं सभी जगह जाता हूं। पहले लोग कहते थे कि बिजली आती ही नहीं है। अब मैं लोगों से मीटिंग में पूछता हूं, सभा में पूछता हूं कि भैया आपको बिजली में तो कोई परेशानी नहीं है? वो कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है, राजस्थान को बिजली पूरी तरह से मिल रही है। यह 2.5 साल के अंदर आपने परिवर्तन देखा है मेरे भाइयों बहनों। आप देख सकते हैं, हमने संकल्प पत्र में वादा किया कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, लेकिन किसान को हम 26 जिलों में हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और वहां का किसान खुशहाल है। आप देख सकते हैं, हम इनसे कहते थे कि हम 4 लाख नौकरी देंगे, 1.25 लाख हमने दे दी, और अब 4 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आप देखते जाइए उस दिन कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिलता है, राजस्थान के लोगों को। मैं आपसे यही कहूंगा मेरे युवा साथियों, हमारी राजस्थान की सरकार ने जो वादा किया है, एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। के मामले पर मंत्री पद छोड़ा, मीना विवाद पर आपका संग रहा, आमागढ़ पे प्रॉब्लम आई जब मैं ऊपर आमागढ़ पे चढ़ गया था, गौरव महात्मा सम्राट का गौरव बताया कि नहीं बताया? बोलो भाई, मैं आपके संग रहा। आप मेरे को भरोसा करते हो, मेरे पे विश्वास करते हो तो हाथ खड़ा कर दो, मैं आपका फैसला कराऊंगा। 11 आदमी तय हो जाओ, 11 आदमी मेरे साथ बैठा दो। देखो ये यहाँ की बात नहीं है, न ये करौली की बात है, न खंडीर की बात है। राजस्थान की सरकार के सिंचाई मंत्री से लिखा के लूंगा कि कभी भी पानी रुकेगा नहीं, हरदम पानी आता रहेगा, चाहे रवि का मामला हो या जब आप पानी निकालने का मामला हो, अब भी निकलेगा। और जब घेरू सरसी होगी ना, तब भी निकलेगा। और ये मेरा परिणाम नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है, ये जनता की ताकत का परिणाम है। आपके कारण निकल रहा है, सरकार आपकी ताकत का सम्मान कर रही है। मैं तय दिल से बाड़मेर के ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मुझे बोला कि यह गलत हो रहा है। उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती है, कोई भी जाकर मैं पत्रकार, जो हमारे परिवार के सदस्य, पत्रकार बाद में, जैसे मैं यहाँ एमएलए के नाते नहीं आया हूं, मैं कांग्रेसी के नाते नहीं आया हूं, कोई भी जाकर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य से आप ये सवाल कर लो, उसका उत्तर यही आएगा कि ये गलत हो। 99% भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि जो हो रहे हैं वो गलत है। ये 1% अपवाद की बात नहीं कर, ये थाल है। कई काल आ गई, 56वें काल भी आ गई, जो दुनिया कल्पना नहीं कर सकती। छोटे खा खा कर भी हम लोग जिंदा रह गए, जिन छोटों को खाकर आजकल जानवर भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये वो थाल के तमाम लोग हैं, जब हमारे पास अनाज नहीं, पानी नहीं, उनका मुकाबला कर कर भी आज हम लोग यहाँ जिंदा खड़े हैं। ये मुसीबतें तो हम लोगों के सामने बहुत कम है। एकजुट होकर मुकाबला करेंगे।
पहले मैं फिर कहती हूँ जो जर्जर नाले हैं, टूटे हुए नाले हैं, उनकी मरम्मत का काम कर लो, नालों की सफाई का काम आप कर लो, वरना आने वाले समय में फिर दिक्कत आएगी। क्या आपने कोई योजना बनाई है इसको लेकर? बनाई है तो प्लीज बताइए। और जो जर्जर नाले है, बहुत सारी चिन्हित जगह है जहाँ नाले जर्जर है, वो पानी सड़क पे आना ही आना है, कचरा उसके सड़क पे आना ही आना है। उनके क्या वापस उसको सही करने का कोई प्लान किया है, चिन्हित किया आपने? आप मीटिंग में तो बोल रहे हैं, लेकिन और मीटिंग में आप बोल रहे हैं तो इसको फॉलो करना है। कोई भी नाला ऐसा नहीं बचे जो टूटा हुआ हो और हर काम और पट्टों के अंदर ज्यादा से ज्यादा और कैसे लोगों को पट्टे जारी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप ईमानदारी से और मन लगा के काम करें। अब उस समय यह बात बिल्कुल सही है कि मेरे यहाँ पर मदन राठौड़ नाम लिखा हुआ था, बचपन में लिखा दिया, किसी दोस्त के साथ में जाकर के और कोई मेले में गए थे, वहां नाम लिख दिया। तो अब वो ये यहाँ बैठे हैं, वो पीछे एक नजर पड़ गई मेरी, वो चैन सिंह जी, ये एडिशनल एसपी से अभी सेवानिवृत्त हुए, उस समय हमारे स्वयंसेवक हमारे साथ में ही थे। और एक डॉक्टर सृष्टि कुमार गर्ग जो इंटर्नशिप कर रहे थे, वो भी स्वयंसेवक थे। उन्होंने कहा भाई साहब आप पकड़े जाओगे, इस नाम से तो आपको कोई भी पकड़ लेगा। मेरा नाम रख दिया चंदनमल, वो चंदन करते थे शाखा में, तो उसके कारण से चंदनमल रख दिया। तो फिर मैंने कहा इसका काट दो, कि अभी काट दूं? मैंने कहा काट दो। मैंने यूं हाथ किया और चैन सिंह जी ने हाथ पकड़ा, वो पीछे मुझे दिख गया। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि बोले डरो मत, मैं पकड़ रहा हूं हाथ। मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के, और उसने वो ब्लेड ली, साधारण ब्लेड से लेके तो तिरछा गया, तो स्केल ला करके स्केल के सहारे उसका यूं चारों ओर से काटा। अब वो तो निकले ही नहीं, खून बह रहा है, वो निकले ही नहीं। तो फिर ब्लेड से उसको यूं यूं छीला, वो पूरा छील के वो चमड़ी छोटी सी हो गई। अब उसमें टांके लगाए, तो लगाए कहां से? तो टांके लगाए तो यही साधारण सुई धागा, साधारण। भाई साहब मैं सत्य बात बता रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आज तो इन्फेक्शन हो जाता है लोगों के, वो बैठे हैं सामने प्रत्यक्ष गवाह। आज देखो योग की बात है कि यहां मिल गए वो, नहीं तो मुझे ये कहते हुए भी सोचना पड़ता कि पता नहीं ये विश्वास करेंगे कि नहीं। यानी साधारण सुई धागा से 13 टांके लगे इस हाथ पर, और सुन्न नहीं किया। देखिए जुनून कैसा, जुनून भी ऐसा कि चमड़ी निकाल के ले गए, टांके लगाए, तो टांके में वो सब वो सड़ पड़ जाते हैं जोरदार ऐसे। अब मैंने कहा यार ये तो जिंदगी भर रहेगा निशान, कि कोई नहीं 2-3 महीने बाद में मैं प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगा। वो भी इंटर्नशिप वाले थे, जानते तो कुछ थे नहीं विशेष रूप से। तो वो तब से मैंने लंबी शर्ट का वो पहनना शुरू किया। पहले वो मतलब टी-शर्ट। डोडासरा जी बेईमान और बेशर्म और डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा सोने की तरह खड़े हैं, उनके ऊपर कोई भी आरोप दिखता नहीं है। और उनके जो डोडासरा जी जो आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं, उससे उनकी आंख हटाने के लिए इस प्रकार की ओर से हथकंडे अपनाते रहते हैं। जिसे मैंने पहले भी कहा, अभी कर रहा हूं कि ये वैसे ही है जैसे कि वेश्या प्रतियोगिता पर आरोप लगा। और आपने घोड़े और गधे क्यों कह दिए चुने हुए जनप्रतिनिधि को? मैंने उनको थोड़ी कहा, मैंने उनको कहा जो बिके हुए हैं, बिक रहे हैं, 10 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ बिक रहे हैं घोड़े। जो जनप्रतिनिधि MLA MP वो बिक रहे हैं, उनके लिए मैंने कहा ये जो है बिकने वाले घोड़े, गधे, भैंस, बकरी, 4 शब्द मैंने काम लिए थे। तो इसमें क्या बुराई कर रहा है? जनता चुनाव जीता के बेचती है, और पहले खा के बिक रहे वो। बंगाल में भी, महाराष्ट्र में भी क्या हो रहा बताइए आप? 28 में से 20 MP चले गए, 80 में से 60 MLA चले गए, और 8 में से 6 MP कल चले गए महाराष्ट्र शिवसेना के। उनको मैं क्या कहूँ, पूजूं उनको मैं जा करके। इसलिए मदन राठौड़ जी जो है वो प्रयास कर रहे हैं अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए। सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, मुझे कहा था कि एक बार बाहर बैठिए, मुझे मुख्यमंत्री से अलग बात करनी है। और 15 मिनट बाद में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी निकले
तो मुझे कहा इसको क्यों लाए थे मेरे पास। मैंने कहा क्या हो गया। बोले पैरों में बैठ गया कि मेरे से मुग्ध में हटा दीजिए, मेरे ऊपर मुग्ध में हटा दीजिए। और वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पढ़ करके रोने लग गया था कि मेरे से मुग्ध में हटा लो, वो आदमी आज हम पे आंगुल उठा रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उसको। किसी को इतना मत छेड़ो कि तुम्हारा बुलावा खराब हो जाए, इतना मत छेड़ो। वो हनुमान बेनीवाल को एक दिन चैलेंज किया था, 10 मिनट में ब्याह हो गई, किरोड़ी की 10 मिनट में ब्याह हो गई। क्या बात कर रहे हो, किसको चैलेंज कर रहे हो आप। सबको अपनी कौम प्यारी होती है, मुझे भी आपको भी, लेकिन राजनीति में एक प्रचलन शुरू हो गया, अपनी कौम को बढ़िया बताओ, दूसरी कौम को गालियां दो। ये जाट की फितरत नहीं थी, ये किसान की फितरत नहीं थी। दुनिया में यदि कोई लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कौम है तो वो किसान ही है। हम नीचे गांव में सबको साथ लेके चलते थे, सब लोग हमारा सम्मान करते थे, हम उनको एक थाली में बैठा के खिलाते थे। लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक रोटियों के लिए आपकी कौम पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसको पहचानने की जरूरत है। जाट वो है जो 36 कौम को साथ लेकर चले, समाज और देश की तरक्की का काम करे। खाली भाषणों से नहीं होता, अपने वोट की राजनीति तो कोई कर ले। इसलिए इस बात को जरूर समझना, आपका हमारा जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन पीड़ा उन बच्चों की होगी जो नई पीढ़ी के बच्चे, जो नौकरियों में जा रहे हैं, जो व्यापार में जा रहे हैं, जो राजनीति में जा रहे हैं। और इसलिए इस बात को जरूर समझना कि जितनी हमारी किसान कौम है, उनको गले लगाकर ही हमारी तरक्की का रास्ता खुल सकता है। हमें मजबूती से इस भाईचारे को कायम रखने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। इस्लामपुर अच्छा नाम है, बरसों से चला आ रहा है। और आपको काम करना है तो वहाँ की सड़कें और वहाँ जो पानी इकट्ठा होता है उसको सुधारें, वहाँ तहसील बनवाएं, वहाँ SDM ऑफिस खुलवाएं, अस्पताल खुलवाएं, स्कूल अच्छी बिल्डिंग बनाएं, बच्चियों के लिए पिंक टॉयलेट बनाएं, उस पर ध्यान दें। नाम बदलने से विकास नहीं होगा। और आप देखो सबसे ज्यादा जनता को परेशानी होगी, क्योंकि इनको तो आदत पड़ गई है बच्चों को लाइन में लगाने की, लोगों को, जनता को लाइन में। वो अपना आधार कार्ड, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें फिर वो परिवर्तन करवाएंगे, बैंक की पासबुक में जो एड्रेस दिया हुआ उसमें परिवर्तन, गैस एजेंसी की लाइन में वो खड़े होंगे, अपने जितने डॉक्यूमेंट है उनको दुरुस्त करवाएंगे, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, तो वो लाइन में ही लगे रहेंगे। और फिर पता चलेगा कि ये नाम भी ठीक नहीं है, कोई तीसरा नाम आ गया। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश में जल सुरक्षा, जल प्रबंधन और जल संवर्धन के लिए राज्यों के बीच में सहयोगात्मक वातावरण की एक नई कार्य संस्कृति पैदा हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को मैं राजस्थान का आधुनिक भागीरथ कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यमुना जल समझौता 1994 में भैरव सिंह जी शेखावत के अथक प्रयास से केंद्र सरकार और 5 राज्यों के बीच में हुआ था। समय की धारा बहती गई, चली गई। 32 साल पुराना वो फैसला हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से 2.5 साल में पूरा हुआ। आज का दिन राजस्थान की शेखावाटी का वो क्षेत्र जो देश में सर्वाधिक सैनिक पैदा करता है, जिसके अंदर एक लंबा इतिहास छुपा है, उस शेखावाटी के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। ये अविस्मरणीय दिन बन गया। आज हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की अध्यक्षता में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी की उपस्थिति में हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के प्रयास रंग लाए
और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एक MOA हुआ है। कांग्रेस के मित्रों को MOU और MOA में पता नहीं, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब यमुना जल का 1971 क्यूसेक पानी और इसमें औसतन जो प्रवाह रहेगा वर्ष भर का वो 577 MCM रहेगा। ये हाथनीकुंड बैराज से निकलकर 295 किलोमीटर के सफर को तय करके और चूरू के हाशियावास में जो बड़ा जलाशय बनेगा वहां तक ये पानी पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परियोजना में ये आज तय किया है भजनलाल जी ने, परियोजना के लिए भू अधिग्रहण से लेकर टेंडर की प्रक्रिया इसी वित्तीय वर्ष में पूरी होगी। 34,102 की ये परियोजना, 34,102 करोड़ की ये परियोजना ये शेखावाटी के लिए उसकी तकदीर और तस्वीर को बदलने वाला काम होगा। हाशियाबाद से 295 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन से पानी आएगा और इसके लिए राजस्थान हरियाणा में यमुना वाटर परियोजना के लिए एक SSPV बनने का फैसला भी आज हुआ है। 295 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन अधिकतर रोड साइड से डाली जाएगी और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, भैरव सिंह जी ने 1994 में फैसला किया था, उसमें 1119 MCM पानी टोटल आवंटित हुआ था राजस्थान में प्रतिवर्ष के लिए। और उसके बाद पांचों राज्यों की सहमति से एक अपर यमुना रिवर बोर्ड बना, उसकी 22 बैठकें हो गई, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और उसमें भी हथनीकुंड के लिए और ओखला से अलग अलग दोनों जगह से, हथनीकुंड से 1917 और ओखला से 1281 क्यूसेक किया और राजस्थान किया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने अपने बजट के अंदर 2026-27 के अंदर इसके आवश्यक बजटीय प्रावधान किया और इसी फरवरी महीने में पाइपलाइन का अलाइनमेंट दोनों राज्यों में कहां कहां होगा, 295 किलोमीटर पाइपलाइन किस किस जगह से गुजरेगा, इस पर आपस की सिद्धांतक स्वीकृति हो गई। और अब ये योजना राष्ट्रीय योजना बने, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। कल इस पूरे काम के लिए शेखावाटी और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने महबूब मुख्यमंत्री जी का जयपुर एयरपोर्ट पर 9:30 बजे भव्य स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं इस भव्य स्वागत और अभिनंदन में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आमंत्रित करता हूं इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि अगर यमुना का पानी का एग्रीमेंट हो जाए और यमुना का पानी के आने के लिए सारी औपचारिकता पूरी हो जाए तो मैं मुख्यमंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। तो मैं अशोक गहलोत जी को भी कहना चाहूंगा कि उनको आना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक राज्य के सबसे बड़े हिस्से की तकदीर तस्वीर बदलने का काम हुआ है। सरकारें बदलती रहती है, उन्हें बड़ा मन करके कल भजनलाल जी का स्वागत करना चाहिए। पर मैं उनको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि वो हरियाणा के अंदर चुनाव का प्रचार करने गए थे। जिस घोषणा पत्र के आधार पर जो प्रचार करने गए थे, हरियाणा में उस घोषणा पत्र में लिखा था कि कांग्रेस की हुकूमत आ जाएगी तो हम 1 क्यूसेक पानी भी किसी भी राज्य को, विशेष तौर पर राजस्थान को नहीं देंगे। उस समय मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया था
कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हरियाणा के चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहिए, वो गए। मुझे याद आ रहा है, मैं शेखावाटी जनपद से आता हूं, मेरे दाईं ओर जो सांसद महोदय बैठे हैं वो भी वहीं से पधारते हैं। आपने शीशराम जी ओला, हमारे दिवंगत नेता, उन्होंने जब कभी भी चुनाव आया एक अलाइनमेंट यमुना जल का पानी का आने का उन्होंने तय किया। ओके, यहां से आएगा, यहां से आएगा, और चुनाव की वेतरणी पार करते रहे। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया। और मुझे याद आ रहा है पिछली बार भी अशोक गहलोत साहब ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात को लिखा, यमुना का पानी राजस्थान को मिलेगा। अपने पहले चुनावी बजट में जब चुनाव के बाद में जीतने के बाद प्रस्तुत किया, उसमें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में और बजट के अंदर इस बात को कहा। और पूरे 5 साल तक वो शासन में रहे, एक बार भी उन्होंने हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर कोई कोशिश भी नहीं की कि ये बात पूरी हो। पर मैं भजनलाल जी को धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के चुनाव के तुरंत पश्चात चयन होने के बाद इस काम को हाथ में लिया और राजस्थान में राम सेतु जल और यमुना जल का यह समझौता, ये राजस्थान को जल की दृष्टि से परिपूर्ण करेगा। 75 लाख से ज्यादा लोग इस तीनों जिलों के लाभान्वित होंगे। और अब तो नए समझौते के अनुसार हाशियावास में 2 बड़े रिजर्वायर बनेंगे। हरियाणा भी अपने पानी, हिस्से का पानी हाशियावास के रिजर्वायर से, अलग रिजर्वायर जो बनेगा उससे लेगा। इससे हमें इतना फायदा होगा कि हमारा जल स्तर ऊंचा होगा और हमारे जो विशेष तौर पर चूरू, सीकर, झुंझुनू जो पीने के पानी से हमेशा तकलीफ में रहते थे, उनके लिए नया युग प्रारंभ होगा। मोटे तौर पर कल सुबह 9:30 बजे हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को। उनकी कार्य संस्कृति में जो बदलाव आया है, देश के कई ऐसे मुद्दे जो बरसों से कई राज्यों के बीच में आपस में एक तरह से गुथे पड़े थे, वो सुलझे हैं। और इसके साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे हम गृह मंत्री अमित शाह साहब को, कि जिनके अध्यक्षता में इस बैठक में राजस्थान को 32 साल पुराना उसका हक मिला। आज ये सच्ची श्रद्धांजलि है धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत को, जिन्होंने सपना देखा था। उनके सपनों को साकार करने के लिए मैं दूसरे किसान पुत्र भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अब सुमेधानंद जी, प्रेमानंद जी, क्या नाम है? प्रेमचंद जी। वो प्रेमचंद जी चले गए। अब प्रेमचंद जी बैठे थे तो मैंने कहा अवसर का लाभ डोटासरा ले लेना चाहिए, तो मैंने उनको चढ़ाया बांस पे। मैंने कहा आप उप मुख्यमंत्री हो, ये हो, यहाँ आए हो, आपका नाम रोशन हो जाएगा। मेरे यही नेछवा के अंदर मैंने कॉलेज खुलवाई थी, वहां एक पीजी की घोषणा कर दो, एक विषय की के साथ मैं पीजी खोल दूंगा। तो पहले तो भाषण दे आगे बैठ के डर गए, फिर मैं और चढ़ाया तो खड़े हो गए। और खड़े होकर के उन्होंने कहा, डोटासरा जी ने कहा है मैं अगली बार इसको पीजी खोल दूंगा। तो मैंने पीजी वाली, वो जो कोचिंग वाली तैयारी करते हैं ना, वो पीजी नहीं खोलनी है, इसमें एमए खोलना है। तो बोले हाँ मैं समझ गया, एमए खोल दूंगा। अब की बार बजट आया तो मैंने कहा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं तो कोई झूठ तो बात करता नहीं, मेरे में यही कमी है कि मैं सब कुछ कह देता हूं, रखता कुछ भी नहीं हूं। कई लोग पूरा रखते ही रखते हैं, बाहर नहीं कहते। तो मैंने कहा उप मुख्यमंत्री जी बजट आ रहा है, आपकी घोषणा है, ये एक विषय आपको वहां पर एमए में खोलना है, नेछवा में आपका जवान दिया हुआ है। तो हंस के मेरा हाथ दबा के चले गए। तो मैंने कहा इसका मतलब भाई को याद है, हो जाएगा अपना काम। और जब बजट आया तो मैं उनकी तरफ देखूं, वो मेरी तरफ देखे। मैंने कहा क्या हुआ? तो हाथ जोड़ के बोले। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा रिप्लाई में दे दो महाराज, एक तो दे दो।
पूरे इस बजट को जाने दो, ये सीएम और डिप्टी सीएम की लड़ाई है, मैं आगे दे दूंगा। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हाथ खड़ा करके, मैं कोई 1% भी झूठ नहीं बोलता। ये स्थिति सरकार की है। एक विषय नहीं खोल सकता आपका उच्च शिक्षा मंत्री जो डिप्टी सीएम बना हुआ है। हिम्मत है तो बिरला जी, ताकत है, वो लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो एक बार खड़े होकर कहें कि ये 293 गांवों में भूमाफिया बसते हैं। रही बात मेरी, तो धारीवाल जी ने घोड़े खोल लिए थे, कितनी जमीनें मेरी उन्होंने हटा दी। गुलाब कोठारी ने तो लिख ही दिया था 200, 400 और 1 इंच जमीन प्रहलाद गुंजल की नहीं गई थी। 1 इंच, 1-1 इंच खातेदारी है। दम है तो करो ना, आप कौन बिरला जी, खुल बोलो ना, क्यों मुनिमों को बुला रहे हो? मुनिम गुमास्तों को कौन नोटिस करता है, और प्रहलाद गुंजल तुम्हारे मुनिमों को थोड़ी नोटिस करेगा यार। मुझे पता चला कि नगरपालिका क्षेत्र बहादुरपुर के जो युवा हैं, जो गांव के अंदर विकास चाहते हैं, वो अर्ध समाधि आज ले ली उन्होंने। जैसे मुझे पता चला, मैं यहाँ पे आया और यहाँ बच्चों की हालत बहुत खराब हो रही थी, क्योंकि इतनी भारी गर्मी है, उमस है। हमारी हालत आप देख सकते हैं, तो इन बच्चों की क्या हालत होगी। मैंने रिक्वेस्ट की और सबको बाहर निकाला, अधिकारियों से वार्ता हुई है। यहाँ पे जो है सिस्टम एकदम फेल है। सरकार ने पूरा बजट दे रही है, इन्हें मॉनिटरिंग कर रही है, मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है, मनरेगा के काम नहीं हो रहे हैं, लोगों की पीएम आवास की किस्त नहीं आ रही है, नींव खुदी पड़ी है, परेशान हो रहे हैं, कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है और पीने का पानी नहीं है। और ऐसा एक गांव में नहीं, नगर पालिका के 3-4 गांवों के अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये सारी बातें सामने आने के बाद में 15 दिन में नगर पालिका ने समय मांगा है कि वो इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराएंगे। मैंने मेरे कोटे से भी यहाँ पे एक बोरिंग की घोषणा की है, ताकि लोगों को पानी मिल सके। और जल्द से जल्द मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, ध्यान दें। ये जो सरकार जो चल रही है ना, ये सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। इनका ध्यान ही नहीं है कि जनता किस प्रकार से परेशान हो रही है। तो जल्द से जल्द इनकी जो मांगे हैं उन पे सरकार को ध्यान देके इनका समाधान करना चाहिए, नहीं तो आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन उन्होंने जो परियोजना बनाई थी और राजस्थान की स्थिति को देखा था, क्योंकि राजस्थान की स्थिति गुजरात भी अच्छी तरह से जानते हैं, हरियाणा वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां के लोगों का अधिकतर जो पलायन हुआ वो पानी के कारण हुआ। तो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2003 के अंदर बिना मांगे राजस्थान के बाड़मेर और जालौर के लिए हमें नर्मदा का पानी दिया। और उसके बाद पानी देने के बाद हमारे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी अहमदाबाद जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि उन्होंने हमारे को नर्मदा का पानी राजस्थान के लिए दिया। ये एक ऐसा उदाहरण है कि जो एक दूसरे की दिक्कतों को देखते हुए और पानी की उसको देखते हुए एक दूसरे प्रदेश का सहयोग जिस तरह से किया है। बाड़मेर उन दौरों पर जहां लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, वहां देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी का उद्घाटन होने वाला है। 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पधारेंगे। राजस्थान की जनता पलक पावड़े बिछा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार।